तक वो चेक कैसे कर पाएगी? इसका मतलब ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। ये जो यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर प्रोफाइल वगैरह वगैरह जितना भी डेटा है, ये कहीं स्टोर होता होगा। तो ये जो स्टोर होता है, ये स्टोर और रिट्रीवल की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं RDBMS। इसका एक एग्जाम्पल ऑरेकल हो सकता है, SQL सर्वर हो सकता है। इसी तरह से हम जो यूज करेंगे वो होगा MySQL। अब ये SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेजेस तो बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये क्वेरी लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि क्वेरी लैंग्वेज है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा को यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, और उस स्ट्रक्चर्ड डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस होती है वो होती है RDBMS। तो उस तरह का एक RDBMS जो हम देखने वाले हैं वो है MySQL। जेसन या XML। जेसन या XML सुना है क्या पहले कभी? स्टूडेंट्स आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक रिप्लाई कर बिल्कुल, सकते हैं। नो सर, इंटरेक्ट हो। नहीं सुना। नहीं सुना, ओके। अब देखिए, इसको बहुत आसान से शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये नाम जरूर बड़े ऐसे लगते हैं कि न जाने क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो हम इसको ऐसा देखते हैं कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं और आप हैं चाइना से, तो आप मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ हिंदी और चाइना, इनको हम चेंज करते हैं, और मैंने कहा कि क्लाइंट और सर्वर। अब यहाँ मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं सर्वर हुआ, आप हैं क्लाइंट। तो अगर सर्वर जिस लैंग्वेज में रेस्पॉन्स दे रहा है, उस लैंग्वेज को क्लाइंट नहीं समझता, तो इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस आते रहते थे पहले, लेकिन एक सॉल्यूशन फिर ये आया कि क्यों ना कोई एक ऐसी भाषा बनाई जाए जिस पर सारी लैंग्वेजेस, मतलब सारे क्लाइंट और सर्वर एग्री हो। तो वो जो लैंग्वेज है, वो जो फॉर्मेट है, वो है जेसन या एक्सएमएल। इस एक्सएमएल या जेसन भाषा को सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझती हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अब ये है क्या? बहुत ही इजी है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे ओह, ऐसा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट, jQuery। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। अब तो इसमें और भी काफी कुछ होता है। तो नेटस्केप ने ये जावास्क्रिप्ट दी थी ताकि हम लॉजिक फिट कर सके HTML में। HTML में सिर्फ टैग्स होते हैं, तो जो टैग्स थे वो काफी नहीं थे लॉजिक फिट करने के लिए। लॉजिक कहाँ आ जाता है? अगर ऐसा है तो ऐसा हो, अगर वैसा है तो ऐसा ना हो करके वैसा हो जाए, इसे हम कहते हैं लॉजिक। तो ये लॉजिक फिट नहीं हो पाता था HTML में। तो HTML में कुछ लॉजिक फिट हो सके, उसके लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इस जावास्क्रिप्ट को और भी ज्यादा इजी किया जा सकता है, तो इसको जब और इजी कर देंगे तो प्रोग्रामिंग करना और इजी हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक और फ्रेमवर्क बना दिया, एक लाइब्रेरी बना दी,
जिसका नाम दिया jQuery, जहां पर थोड़ा और कम लिखना पड़ता है कुछ चीजों में। काम ये भी वही करता है और ये भी जावास्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है जो खुद जावास्क्रिप्ट करता है। फिर चले नेटबीन्स आईडीई आया नेक्स्ट। ये नेटबीन्स क्या है? आईडीई। अब ये आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बहुत आसान शब्दों में बात करते हैं, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी करने आए हैं क्योंकि हम यहाँ। तो आईडीई का मतलब ये है जो हमारी प्रोग्रामिंग टास्क को आसान कर दे, उसे आईडीई कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टैंड अलोन प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, तो बढ़िया है, एक ही फाइल है। लेकिन जब बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है, तो कई और चीजें भी आ गई। HTML भी बन रहा है, वहां जावास्क्रिप्ट भी चल रही है। तो बहुत सी चीजें जब आ जाती हैं, तो उन सबको एक साथ, एक जगह आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए आईडीईज आए। उनमें से नेटबीन्स आईडीई जावा के लिए काफी अच्छा, बेहतर माना जाता है। जो टॉप मोस्ट आईडीईज अवेलेबल है जावा में, जावा पर काम करने के लिए, उनमें से एक नेटबीन्स है। तो हम नेटबीन्स पर काम करेंगे। अगला आता है वेब सर्विसेज, जो मैं आपको बता चुका हूं, इसको हमें क्रिएट करना है। फिर आया पोस्टमैन। ये पोस्टमैन और कुछ नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ इतना है कि अगर आपने एक वेब सर्विस बनाई है तो उसे टेस्ट करना होगा। मान लीजिए आपने एक वेब सर्विस बनाई कि यूजर नेम और पासवर्ड जो दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं, ये बताएगी वेब सर्विस। लेकिन इसको टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए फिर आप एक HTML लेकर उसमें यूजर फॉर्म बनाएंगे, जिसमें यूजर नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, बटन लगाएंगे। तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक GUI बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया गया जिसमें आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये वेब सर्विस जो हमने अभी बनाई है, इज दैट वेब सर्विस फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो ये चेक करने के लिए होता है पोस्टमैन। इसके बाद अजैक्स। अजैक्स सुना है? नहीं सर। नहीं सुना? ओके। क्या होता था पहले? एक HTML आता था, उस एक HTML में यूजर के डिटेल लिए, यूजर नेम, पासवर्ड, साइन इन कराया, सही है तो दूसरा पेज आएगा, वो लोड होगा। अगर नहीं है सही तो कोई और एरर पेज होगा, वो लोड होगा। लेकिन अजैक्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, इसके आने से ये कंपल्शन हट गया कि जब जब कंटेंट्स चेंज करना है तब तक पेज चेंज करना पड़ेगा। HTML पेज आपको चेंज करे बिना आप सेम HTML के कंपोनेंट्स को चेंज करके उसमें कुछ और व्यू करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि पूरा पूरा पेज जब आप लोड करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। लोग ये कह सकते हैं कि स्लो है वेबसाइट आपकी। वहीं अगर अजैक्स का यूज करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि पेज तो सेम है, उसमें कंपोनेंट्स रीलोड हो गए। तो ये जो अजैक्स है, अजैक्स कॉल करने के लिए हम jQuery का यूज करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अजैक्स को कॉल करने में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है और jQuery में काफी कम में काम हो जाता है। तो ये जो अजैक्स है, इसके थ्रू हम वेब सर्विस को कॉल करेंगे और वेब सर्विस जो रेस्पॉन्स देगी उसकी बेस पर कुछ डिस्प्ले कर देंगे HTML में। तो ये है सारी कहानी जो कि हम देखने वाले हैं। अब मैं आपको अभी जो सिर्फ ओरली समझाया है, उन सबका और सर एक एक। पोस्टमैन एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, पोस्टमैन सर पोस्टमैन। रिपीट कर। तो देखिए, अब मैं ओरली ना बोलकर
दूसरे तरह से रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना तो वैसे भी है सब कुछ। तो हम पहले पोस्टमैन देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। पोस्टमैन, ये लेफ्ट हैंड साइड में टॉप लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्टमैन। इट्स स्टिल ओपनिंग। दिस इज द लैंडिंग पेज। इसे क्रॉस किया। अब जैसे यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर फोल्डर वाइज डिस्प्ले हो जाता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे इसको अगर देखना है कि इसमें क्या-क्या है, तो इसमें कौन-कौन सी ये वेब सर्विसेज दिखाई दे रही हैं, जो इनमें बनी हुई हैं। तो ये सारी वेब सर्विसेज हो गई। वेब सर्विस जो बनी हुई हैं, उनको हिट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा HTTP लोकल होस्ट माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट क्या होगा? मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो मैं अभी बना रहा हूं। आगे वेब रिसोर्सेज और मेरी वेब सर्विस, अगर मैंने कहा फैकल्टी की वेब सर्विस को यूज करना है, उसमें गेट ऑल फैकल्टी नाम से एक वेब सर्विस बना रखी है और उसको मैं हिट करना चाहता हूं यहां से। तो ये मैंने दे दी यूआरएल। इस यूआरएल को अगर गेट मेथड से इन्वोक कर सकते हैं तो गेट से करेंगे। अगर इसको जब हमने वेब सर्विस बनाई होगी तब हमने ये डिफाइन किया होगा whether this particular web service can be invoked using get method और post method, या फिर और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जनरली जो सुने होते हैं वो गेट और पोस्ट सुने होते हैं। तो मैं गेट और पोस्ट का ही एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां हमने दी यूआरएल, और मान लीजिए पोस्ट होती तो पोस्ट में फिर मैं कुछ डेटा पोस्ट भी कर सकता हूं, रॉ। और अगर मैं जेसन में डेटा पोस्ट करना चाहता हूं तो यहां मैं लिख दूंगा जेसन। अब हमने कहा था जेसन बहुत इजी सी एक चीज है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं फैकल्टी ऑथेंटिक है या नहीं। तो अगर मैंने साइन इन नाम से एक वेब सर्विस बनाई है तो डेफिनेटली इसको मुझे क्या भेजना होगा? ये जो वेब सर्विस है, ये हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इट्स गोना चेक वेदर द credentials being sent by the user are correct or not। ये सही है यूजर आईडी और पासवर्ड या नहीं, ये मैं चेक करना चाहता हूँ इस वेब सर्विस में। अगर ऐसी मैंने बना रखी है, ये अज्यूम कर लिया है, तो क्या भेजेंगे इसको? ये चेक तो तब करेगा जब इसको मैं यूजर आईडी और पासवर्ड दूंगा, तभी तो चेक करेगा। तो यूजर आईडी हमने कहा एक तो यूजर आईडी है, मान लीजिए मैंने एंटर किया था विजेंद्र सिंह, और दूसरा जो फील्ड थी वो थी पासवर्ड। पासवर्ड मैंने दिया था माय पासवर्ड। तो ये जो दो फील्ड्स हैं, ये मैं सेंड कर रहा हूं उस वेब सर्विस को पोस्टमैन के थ्रू। ये पोस्टमैन क्या करेगा? जैसे ही सेंड करूंगा तो इस यूआरएल को ये हिट करेगा और साथ में पोस्ट करेगा क्या डेटा? ये जेसन डेटा पोस्ट करेगा। ये जेसन डेटा का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना इजी है। यहां कौन कौन सी फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं? पहली है यूजर आईडी, दूसरी है पासवर्ड। ये होता है जेसन फॉर्मेट। यूजर आईडी मतलब कि की नेम, और इस
कि यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, विजेंद्र सिंह, ये वैल्यू हो गई। तो जेसन क्या है, जेसन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कीज एंड देयर वैल्यूज। अब आपने कहा कि मान लो मुझे दो भेजने होते, दो यूजर्स की डिटेल भेजनी होती, तो फिर ये कैसे करता? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा दो ले लो कॉमा सेपरेटेड, और ये क्या हो गया, जेसन एरे। जेसन एरे के अंदर आप दोनों को रख दीजिए, ये हो गया जेसन। ये जेसन एरे है। जेसन एरे के अंदर क्या हो सकता है, जेसन ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गई और यहां से ये दूसरी ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस तरह से हम कितनी भी यूजर्स की डिटेल या जो भी देना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पास कर सकते हैं, और इसी सेम फॉर्मेट में हम वेब सर्विस से डेटा रिटर्न करवा सकते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर सेम फ्रीक्वेंसी पर आ गए, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या अभी क्लियर हो पाया ये पोस्टमैन क्या है? एक्चुअली ये जो हम कह रहे हैं कि ये वेब सर्विस हिट होगी, अभी हमने ये वेब सर्विस बनाई नहीं है। हम ये वेब सर्विस बनाएंगे, उसके बाद हिट करवा कर देखेंगे, डेटा भी सेंड करवा के देखेंगे, और उसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो यहाँ इस विंडो में दिखाई देगा। यहाँ पर इस पैन में, इस टैब में हमें दिखाई दे जाएगा कि वेब सर्विस ने क्या रेस्पॉन्स किया। तो हमारी वेब सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हमें कोई यूआई क्रिएट नहीं करना पड़ा। पोस्टमैन से ही चेक हो जाएगा कि वेब सर्विस प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है या एरोनियस है। क्या यूटिलिटी समझ पाए आप क्या है पोस्टमैन की? क्लियर है? अगर क्लियर है तो हमने जो बातें की हैं एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, या आपको अगर कोई डाउट आ रहा है पोस्टमैन से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। वैसे तो हम इसको यूज करेंगे आगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ बताया कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या हिट किया, http google डॉट या gmail.co.in और एंटर। यहां आया सेंडिंग। अब देखिए ये आया है, ये जो मिला, जो रेस्पॉन्स जीमेल ने दिया वो यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो कोड है उस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मैं क्या चाहता हूं कि प्रीव्यू आ जाए, तो ये आ गया। जो रेस्पॉन्स gmail.co.in से आया वो ये था। तो अब आप समझ पाए कि ये पोस्टमैन हमारे लिए क्या कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी वेब सर्विस रेस्पॉन्स में हमें दे क्या रही है। क्या हमने जो कोड किया है वही दे रही है या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? क्या इतना क्लियर है? स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, एक चीज सर बताना सर चाहूंगा कि यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर हमको वीडियो ऑन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब तक सर को ये समझ नहीं आएगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हम आगे कैसे जाएंगे। सो प्लीज आप रिस्पॉन्ड करिए, यदि डाउट है तो पूछिए और क्लियर है तो भी रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। एक्चुअली मुझको आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपको समझ आ गया, और अगर मैंने गलत मान लिया, आपको समझ नहीं आया और मैंने मान लिया कि आ गया, तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं ऑफ करता हूं, अब क्लोज करता हूं MySQL।
मेरे पास जो टूल यूज है, जो मैं टूल यूज कर रहा हूं वो है MySQL वर्कबेंच 8.0 कम्युनिटी एडिशन। तो इसको ओपन करता हूं। अब अमेज़न वेब सर्विसेज AWS पर मैंने एक ये डेटाबेस बनाया हुआ है, RDS रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, और इसमें डेटाबेसेस तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन इस वर्कशॉप के लिए मैंने एक ये क्रिएट कर दिया है स्कीमा इंस्टीट्यूट नाम से, जहां पर एक डेटाबेस, एक स्कीमा के अंदर हम कई सारी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ एक टेबल क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, क्लिक किया तो उसमें क्या क्या दिखाई दिया। यहाँ टेबल की जब हम बात करते हैं तो टेबल्स में कॉलम्स हुआ करते हैं। तो डेटाबेस में जब भी आप बात करेंगे तो आपके पास कॉलम्स होंगे और उन कॉलम्स में अलग अलग रोज होंगी। अब हर एक रो को पहचानने के लिए उसका एक यूनिक आईडी जरूरी है, जो यहां लिया हुआ है। अब क्वेरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मैं आपको सबसे पहले तो डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करके बताता हूं। टेबल्स, यहां से ऑप्शन आया क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल पर गए, इसको मैं डिलीट करता हूं। डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल का ऑप्शन होता है, ये ड्रॉप नाउ। अब आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट स्कीमा के अंदर कोई टेबल बाकी नहीं रही। अब हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। इसने पूछा कि टेबल का नाम क्या देना है, तो मैंने कहा चलो फैकल्टी देते हैं। फैकल्टी देंगे। फैकल्टी टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे, तो कॉलम्स क्या क्या चाहिए, तो हमने कहा कि पहला कॉलम तो हम रखते हैं आईडी। आईडी का टाइप हम इंट ले लेते हैं, इंटीजर। क्यों? क्योंकि हम इसको AI मींस ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब जब इसमें फर्स्ट रो ऐड होगी, पहली फैकल्टी जब हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आईडी 1 असाइन कर दिया जाएगा, हमें नहीं करने की जरूरत। सेकेंड फैकल्टी जब ऐड होगी तो उसको ऑटो असाइन हो जाएगा आईडी 2। ऐसे हर एक रो का यूनिक आईडी ही रहेगा, ये हमें एंश्योर्ड रहेंगे। इसलिए हमने क्या किया, ऑटो इंक्रीमेंट करते चलो। और प्राइमरी की पीके, प्राइमरी की मतलब कि जिस कॉलम की बेस पर आप हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की, उस टेबल की। ये टेबल स्पेसिफिक होती है। तो ये जो टेबल हम बना रहे हैं फैकल्टी, इसमें एक कॉलम रहेगा आईडी और ये होगी प्राइमरी की। यहाँ हमने चेक लगा दिया है। और ये जो नॉट नल है, NN, ये नॉट नल ये बता रहा है कि खाली नहीं हो सकती। प्राइमरी की कैन नेवर बी एम्प्टी, इट कैन नेवर बी नल। इंफॉर्मेशन क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं, पहला हम चाहते हैं नेम। फिलहाल सिर्फ एक ही कॉलम रख लेते हैं, चीजों को जितना हो सके उतना इजी रखने के लिए। तो इस फैकल्टी में हमें देखिएगा एक आईडी, एक नेम। क्या किया हमने, नीचे जाकर अप्लाई, तो एक क्वेरी बनी, क्रिएट टेबल। क्रिएट करेगी ये क्वेरी किसको, टेबल को, एक नई टेबल क्रिएट कर देगी। नाम क्या है, इंस्टीट्यूट डॉट फैकल्टी। कई सारे डेटाबेसेस हैं, उनमें से किस डेटाबेस के अंदर हमको ये टेबल क्रिएट करना है, हमने बताया है कि इंस्टीट्यूट के अंदर करना है। तो इंस्टीट्यूट डॉट फैकल्टी, तो इंस्टीट्यूट स्कीमा के अंदर, कभी मैं स्कीमा बोल रहा हूँ कभी डेटाबेस बोल रहा हूँ, एक्चुअली MySQL में डेटाबेस को स्कीमा कहते हैं। तो इंस्टीट्यूट है स्कीमा का नाम, फैकल्टी है टेबल का नाम। दो कॉलम्स हैं, पहला है आईडी, दूसरा है नेम। आईडी का टाइप क्या है, हर एक कॉलम का एक स्पेसिफिक टाइप होगा, या तो वो varchar होगा मतलब कि स्ट्रिंग, या वो इंटीजर होगा, या नंबर होगा,
या डेट टाइम होगा। ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से हमने कहा है आईडी को हम हमेशा इंट रख लेते हैं। और क्या कहा, नॉट नल, ये खाली नहीं हो सकता है। और क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होता चलेगा, मतलब इसकी वैल्यू मैं कभी भी पास नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। दूसरा जो कॉलम है वो क्या है, नेम नाम से। इसका टाइप क्या है, varchar, मतलब कि स्ट्रिंग, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स परमिटेड इन दिस कॉलम 45 कैरेक्टर्स तक आ सकते हैं। आपको ज्यादा करना है चेंज कर सकते हैं। यहाँ नल पॉसिबल है, अगर नॉट नल कर दूंगा तो ये भी खाली नहीं हो सकता है। फिर प्राइमरी की कौन सा कॉलम है, प्राइमरी की कौन सा है, आईडी, जो कि यूनिक है। क्यों, क्योंकि दो फैकल्टी के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन आईडी हमेशा अलग अलग होंगे। अप्लाई किया, फिनिश, टेबल हैज बीन क्रिएटेड नाउ। अब आप देखेंगे ये आ चुकी है और सारी रोज मैं चाहता हूं कि एनलिस्ट हो जाए। जितनी फैकल्टीज हो, जितनी एंट्रीज हो, सारी दिख जाए। तो कितनी एंट्रीज अभी होंगी, ऑलरेडी हमने तो अभी अभी क्रिएट की है। ये जो दिखा रहा है ये तो पुराना व्यू है, उस टेबल को हम डिलीट कर चुके हैं, ड्रॉप कर चुके हैं। और ये जो फैकल्टी टेबल बनाई है ये अभी अभी फिर से बनाई है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब सब कुछ ले आओ, किसमें से, फ्रॉम इंस्टीट्यूट डॉट फैकल्टी। और हर एक क्वेरी को हम टर्मिनेट करते हैं। ये अंग्रेजी का फुल स्टॉप जो काम करता है वो क्वेरी का या प्रोग्रामिंग का सेमीकोलन करता है। तो यहाँ सेमीकोलन है, मतलब ये क्वेरी यहीं तक है, फिनिश हो गई। और देखा तो खाली है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूं तो एक एंट्री की, अर्पित तिवारी, सोमेश जैन, दो एंट्रीज मैंने की। अब आप देखेंगे तो आईडीज में मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, ये अपने आप लिया जाएगा, इसकी फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है। अप्लाई किया, दो क्वेरीज चलने वाली हैं, इंसर्ट इनटू। ये इंसर्ट क्वेरी कब यूज करने की जरूरत होती है, जब एक रो ऐड करनी होती है किसी टेबल में। तो इंसर्ट इनटू इंस्टीट्यूट डॉट फैकल्टी। इंस्टीट्यूट स्कीमा के अंदर फैकल्टी नाम की टेबल में नेम की वैल्यू क्या है, अर्पित तिवारी। और दूसरी जो क्वेरी है वो क्या कहती है, इंसर्ट करो किसमें, इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टी टेबल में। और यहां पर जो नेम कॉलम है उसकी वैल्यू क्या है, सोमेश जैन। ये दो क्वेरीज रन हुई, अप्लाई किया, फिनिश किया। अब अगर आप फिर से इस क्वेरी को चलाएंगे तो आपको दो रोज यहां मिल रही हैं। तो ये डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। इस तरह से क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके एक और इंसर्ट करना है अगर, तो डायरेक्टली आप यहां क्वेरी फायर कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू इंस्टीट्यूट अगर ना भी लिखूं तो चलेगा। क्यों, क्योंकि इस पर मैंने डबल क्लिक किया हुआ है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि बाकी डेटाबेसेस बोल्ड में नहीं दिख रहे हैं, ये बोल्ड में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस पर डबल क्लिक किया हुआ है। डबल क्लिक करते ही ये डिफॉल्ट डेटाबेस बन जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ डेटाबेस का नाम नहीं देते हैं, डायरेक्ट टेबल का नाम देते हैं, तो किस डेटाबेस पर काम होगा, जो आपका डिफॉल्ट डेटाबेस सेट किया हुआ है। इंसर्ट इनटू फैकल्टी, वैल्यूज, वैल्यू क्या चाहिए हमें, हम चाहते हैं रेणु श्रीवास्तव, एंटर। ओके, नल नहीं दिया था, यहां नल देना है। क्यों, क्योंकि आईडी नल पास कर रहे हैं, हमें पास ही नहीं करना है। नाम क्या देना है, रेणु श्रीवास्तव, एंटर। नीचे आया वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो इंसर्ट हो चुकी होगी।
Now, if we are going to select asterisk from the faculty table, देख लिया, what we got another, a third row. The faculty name is Renu Srivastav, which has been entered manually using this query. ये रहा. तो MySQL के साथ थोड़ा हैंडी महसूस हुआ क्या आपको? अब हम इसको MySQL कहें या DBMS कहें, RDBMS कहें, वो बात एक ही है. Let it be Oracle, let it be SQL Server, let it be MySQL, ये सब एक ही जैसी चीजें हैं. MySQL also belongs to Oracle now. Java also belongs to Oracle. तो अगर इससे और खेलने का मन है तो बताइए, थोड़ा और खेल लेंगे. आप मुझे बताइए, मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको चीजें, ताकि आप MySQL और DBMS के साथ थोड़ा हैंडी महसूस कर सकें. क्या और कुछ करने की जरूरत है अभी इसमें, या कुछ कहीं और चलें? अब हम जाएंगे नेटबीन्स पर. एक बार हम चीजों के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो गए, फिर काम करना शुरू करेंगे. आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेना चाहते हैं इन सब चीजों का. बताएं और कुछ करके दिखाऊं इसमें. एक बार कहानी, पुरानी कैसेट फिर से चलाता हूं. होता क्या क्या है, स्कीमास होते हैं. हमारा स्कीमा तो नहीं है, हमें तो क्रिएट करना है. तो ये रहा, क्रिएट अ न्यू स्कीमा. क्रिएट किया, माय न्यू स्कीमा. अप्लाई किया, क्वेरी क्या बनी, क्रिएट स्कीमा और जो नाम हमने दिया. अप्लाई किया, फिनिश. अब आप अगर यहां जाकर देखेंगे, माय न्यू, ये देखिए, ये रहा, बन चुका है. टेबल्स एक भी नहीं है. क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल. इस डेटाबेस में हमने एक टेबल फिर से क्रिएट कर रहा हूं. फैकल्टी नाम दिया, आप कहें कि यूजर नाम देना है तो यूजर नाम दे दिया. और एक कॉलम मैं हमेशा रखता हूं जिसे नाम देता हूं आईडी. उसके बाद जो भी इन्फो और देना चाहते हैं यूजर रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट कर दिए. पहला हमने कहा इसका होगा एक यूजर नेम, 45 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है. फिर हमने कहा एक होगा इसका पासवर्ड. एक हम कहेंगे कि भाई हर यूजर का पूरा नाम होगा, और काफी है. और भी जो भी हम चाहते हैं वो यहाँ स्टोर कर सकते हैं. और अप्लाई किया, जो क्वेरी बनी वो यहाँ पर नजर आ गई. अप्लाई किया, फिनिश. अब अगर हम यहाँ पर माय न्यू स्कीमा करते हैं और उसके अंदर यूजर टेबल बनाई है हमने, यूजर. तो अगर हमने यहाँ पर लिखा यूजर, तो यूजर ये आ गई टेबल. इसमें अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, मैंने अपनी एंट्री कर दी. और यूजर नेम VIJ और माय पासवर्ड, ये पासवर्ड दे दिया. अप्लाई किया, अप्लाई, फिनिश. अब अगर आप फिर से करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माय न्यू स्कीमा डॉट यूजर, तो आपको दिखाई दिया एक रो आ चुकी है और इसका आईडी 1 ऑटोमेटिकली आ गया है. दूसरा करेंगे तो उसका आईडी 2 आ जाएगा. तीसरी रो होगी. ऐसे जितने यूजर्स होंगे सबका आईडी हमेशा यूनिक रहने वाला है. इसमें कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो पूछ डालिए.
नो सर। वेरी गुड। तो इसको क्लोज करता हूं। और इस माय न्यू स्कीमा को भी मैं यहां से ड्रॉप कर देता हूं। स्कीमा को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप नाउ। तो ये चला गया। और इतने सारे हम देखकर डर ना जाएं, मुझे बड़ा डर लग जाता है। तो मैं बस यहां पर टाइप कर दिया, तो अब ये मुझे वही दिखाएगा जो इस नाम से मिलता जुलता स्कीमा होगा। तो यहाँ अब हमें एक ही दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही डेटाबेस दिखाई दे रहा है जिसमें सिंगल टेबल है फैकल्टी नाम से। अगर मैं इसकी सेलेक्ट एस्ट्रिक करके सारी रोज को देखना चाहता हूं तो ये ऑप्शन हमेशा यहाँ अवेलेबल रहता है। इसको अगर एडिट करना चाहता हूं तो ये जो टूल जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से एडिट हो जाएगी। कोई और कॉलम्स ऐड करना है, रिमूव करना है, नाम चेंज करना है टेबल का, वो सब यहां से हो जाता है। अब इसको क्लोज किया। तीसरी जो चीज है, हमने अभी पोस्टमैन देख लिया, MySQL देख लिया, इससे भी दोस्ती हो चुकी है। तीसरा जो सॉफ्टवेयर है, इससे दोस्ती होना बाकी है अभी। तो नेटबीन्स, अपाचे नेटबीन्स IDE जो मैं यूज करता हूं वो है 11.1 वर्जन। तो इसको ओपन किया, आने देते हैं। और जो JDK वर्जन मैं यूज करता हूं वो है JDK 8। और दुनिया के अबव 80-90% डेवलपर्स JDK 8 ही यूज कर रहे हैं अभी भी। उसके कुछ रीजंस हैं, तो मैं भी अभी वही यूज कर रहा हूं। JDK 17 अवेलेबल है, लेकिन JDK 8 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं डेवलपर्स। ये है अपाचे नेटबीन्स। यहाँ हम चाहते हैं कि एक स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम बनाए, तो यहाँ हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जैसे जावा विथ एंड पर गए, ऑप्शन आया जावा एप्लीकेशन, क्रिएट किया, नेक्स्ट, क्या नाम देना चाहते हैं एप्लीकेशन का। तो हमने कहा माय फर्स्ट नेटबीन्स या जावा ऐप नाम दे देते हैं। फिनिश किया, इसने ऑटोमेटिकली, देखिए नीचे टिक था, तो इसने ऑटोमेटिकली एक क्लास बनाई है माय फर्स्ट जावा ऐप डॉट जावा नाम से। ये जो एक्स्ट्रा कमेंट्स इसने लिखे हुए हैं इनको डिलीट कर देते हैं। अब होपफुली ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा। क्लियर है? प्रिंट करना चाहता हूं दिस इज माय फर्स्ट जावा ऐप, तो क्या लिख दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज माय फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। सेव किया Ctrl+S से, और ये जो ग्रीन बटन है, या तो यहां से क्लिक करके हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर F6 की से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जहां से आपको ठीक लगे वहां से आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। मैंने F6 दबाया तो इसका जो आउटपुट था वो यहीं पर दिखाई दे गया। सर पैकेज क्या है? पैकेज आपको दिखाई दे रहा है माय फर्स्ट जावा ऐप, ये है सोर्स पैकेज। सोर्स पैकेज के अंदर आपको मिलते हैं वो सारे पैकेजेस जो आपने क्रिएट किए होंगे। अगर
अगर आपको नया पैकेज क्रिएट करना है, आपने किया न्यू जावा पैकेज, another पैकेज, फिनिश। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और आ गया है another पैकेज नाम से पैकेज, जिसके अंदर कोई क्लास नहीं है। अगर मैं इस क्लास को मूव करवाना चाहता हूं यहां, तो मूव करवा दिया, रिफैक्टर। अब आप देखेंगे कि माय फर्स्ट जावा ऐप हैज टर्न्ड ग्रे, whereas another package has turned yellow. Why? Because it contains some Java class now. इसके अंदर my first Java app आ चुकी है, और अगर आप यहाँ देखेंगे पैकेज का नाम ऑटोमेटिकली बदलकर my first Java app से another पैकेज हो चुका है। क्या अभी क्लियर हो पाया? यस सर। तो ये आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो जादू हो गया। क्यों? क्योंकि IDE ने लाइफ आसान कर दी। यही चीज अगर मुझे डेस्कटॉप पर करनी होती बिना IDE के, तो मैं पैकेजेस मतलब फोल्डर्स के साथ हाथापाई कर रहा होता। मगर ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी अब कौन ले लेगा? IDE। इसलिए अब लोग क्या चाहते हैं कि हम IDE पर काम करें, ना कि नोटपैड पर। इसीलिए मैं भी IDE यूज कर रहा हूं। तो ये है नेटबीन्स। जो हमने अभी देखा, ये था एक स्टैंड अलोन, मतलब ऐसा प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? यहां हमने क्रिएट किया माय फर्स्ट प्रोग डॉट txt की जगह कर दिया जावा, और यहां लिख दिया क्लास माय फर्स्ट प्रोग। यहां दे दिया पब्लिक। अब इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, आपको समझ आ रहा होगा कि मेहनत कितनी बढ़ गई। ये सब तो हमने लिखा ही नहीं था वहां। स्ट्रिंग आर्ग्स, और फिर यहां पर जाकर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहां हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। अब इसको सेव किया, और सेव करने के बाद इसको कंपाइल करना है, तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोला, डेस्कटॉप पर गए, कंपाइलर को इन्वोक किया। क्या नाम दिया हुआ है? यहां भी नहीं है, तो यहां पर इस तरह से करते हैं, ओपन कमांड विंडो हेयर डी डेस्कटॉप। ओके, चेंज कर दिया है मैंने। तो अब जावा सी माय फर्स्ट प्रोग डॉट जावा लिखा, कंपाइल किया। कंपाइल करने से एक क्लास फाइल आई होगी, फिर वो देखा आई या नहीं आई। माय फर्स्ट, ये आ गई माय फर्स्ट प्रोग डॉट क्लास फाइल। अब इस क्लास फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो जावा माय फर्स्ट प्रोग डॉट क्लास, दिस इज माय फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आपको यूटिलिटी समझ आई कि क्यों IDE पर चले गए लोग। यस सर। ये डिफरेंस आ गया, हाथापाई कम हो गई, और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वहीं पर फोकस कर रहे हैं। बाकी चीजें लिखना मैंडेटरी नहीं है, ऑटोमेटिकली करके दे रहा है। तो लाइफ आसान कर रहे हैं ये IDEs। ये जो हमने अभी एप्लीकेशन क्रिएट की, ये थी स्टैंड अलोन, जैसी हमने अभी डेस्कटॉप पर बनाई। अगर मैं जावा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूं, तो न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब पर गए, यहां से हम पहुंचे वेब एप्लीकेशन पर, और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने से उसने पूछा कि नाम क्या देना चाहते हो प्रोजेक्ट का। तो हमने कहा
let's name my project as Sage. Next, finish. अब यहाँ इतना सब कुछ तो उसने बनाकर दे दिया कि आप जहां चाहें जो भी आपकी सोर्स फाइल्स हो, जावा फाइल्स हो, वो इसके अंदर आप पेस्ट करते जाएं। जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पर आती जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको लेकर नहीं आनी होंगी जार फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ आती जाएंगी। वेब पेजेस के अंदर हमको दिखाई दे रहा है index.html जो कि ऑलरेडी ओपन है। HTML टैग्स चलते हैं HTML में। टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, div यहां हमने दिया हेडिंग चाहते हैं H1। अब H1 आपने ओपन किया है तो उसने ऑप्शन दे दिया कि H1 को क्लोज कर दो यहां, और मैं यही चाहता था। इस H1 साइज की हेडिंग में मैं लिखना चाहता हूं हाय देयर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो कि ब्रेक से आती है, उसके बाद मैं लिखना चाहता हूं here goes my first web page। अब इस वेब एप्लीकेशन को हम रन करना चाहते हैं, तो रन करने के लिए जब ये वेब एप्लीकेशन है तो कोई वेब सर्वर चाहिए होगा। तो वेब सर्वर ऑटोमेटिकली नहीं, इसने ऑटोमेटिकली नहीं लिया है। ऑटोमेटिकली नेटबीन्स जब इंस्टॉल होता है तो जेडीके लेता है, टॉमकैट सर्वर इसको देना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है टॉमकैट सर्वर के साथ इसको। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो टॉमकैट सर्वर पर ये एप्लीकेशन को रन कर देगा। रन किया, ओके। ये उसने लोकल होस्ट, मेरा टॉमकैट सर्वर 9090 पर रन कर रहा हूं मैं, क्योंकि 8080 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है इसका टॉमकैट का 8080, उस पर नहीं चला रहा हूं मैं, 9090 पर चला रहा हूं। अब हमारी एप्लीकेशन का नाम, वेब एप्लीकेशन का नाम था सेज। तो सेज नाम से उसका जो इंडेक्स फाइल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ एग्जीक्यूट हो जाती है। इतना समझ पाए आप? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जो कनेक्ट हो सके हमारे डेटाबेस के साथ। लेकिन उसके भी पहले हम ये देखना चाहते हैं कि एक HTML में जावास्क्रिप्ट कैसे फिट की जाती है। यहां आप टैग्स लगाते जाएंगे, कंटेंट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ डायनामिक हो। तो कुछ डायनामिक के लिए अगर मैंने यहां पर एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू दे दिया बटन वैल्यू दे दी, मतलब कि टेक्स्ट जो उस बटन के ऊपर लिखा दिखाना चाहते हैं, अलर्ट मी, क्लोज कर दिया। देखिए नीचे आ गया अलर्ट मी। इस पर क्लिक किया, कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कोड नहीं लिखा। कोड लिखना है तो हमें चाहिए होगा जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या चाहता हूं, ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो, एक फंक्शन बन जाए जिसे मैं कॉल कर दूं।
तो फंक्शन बने तब तो कॉल कर पाऊंगा। फंक्शन बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा स्क्रिप्ट टैग। इस स्क्रिप्ट टैग में मैंने सिंपली एक फंक्शन राइट किया। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं पहले फंक्शन और फिर उस फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हमने दिया अलर्ट मी। ये क्या करेगा? अलर्ट इनबिल्ट फंक्शन है, उसको कॉल किया, लेकिन अलर्ट में दिखाना क्या है? स्टे अलर्ट माय फ्रेंड्स, ये दिखाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो अलर्ट मी है, इस अलर्ट मी को कॉल कर दे जब जब इस बटन पर क्लिक हो। तो हमने अलर्ट मी को कॉल कर दिया। अब रिफ्रेश किया, अलर्ट मी पर कॉल किया, तो सामने आया स्टे अलर्ट माय फ्रेंड्स। अब कुछ डायनामिसिटी आ गई हमारे HTML पेज में। इवेंट्स परफॉर्म कर पा रहे हैं। किसके दम पर? इस स्क्रिप्टिंग के दम पर। तो ये जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं हम, इसके लिए यूज होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ऐसी ही मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो है जावास्क्रिप्ट, और उस जावास्क्रिप्ट में ही हमने ये कोड लिखा हुआ है। ऐसे HTML और जावास्क्रिप्ट मिलकर कोई भी वेब पेज बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आगे चले, सेज। इस वेब एप्लीकेशन को मैं चाहता हूं कि कनेक्ट करूं वर्कबेंच क्लोज कर दिया गया है। ये जो AWS RDS में ये जो डेटाबेस है इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट डेटाबेस के साथ मैं चाहता हूं कनेक्शन क्रिएट हो जाए हमारी वेब एप्लीकेशन का। एक बार कनेक्शन क्रिएट हो गया तो चीजें ऑटोमेट होना शुरू हो जाएंगी। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए पहले तो हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने। सर्वर्स में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए अपाचे टॉमकैट तो ये चल ही रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो डेटाबेस में आपको दिखाई देगा सेज। इस सेज के अंदर कुछ नहीं है। तो एक काम किया जाए, राइट क्लिक करके कनेक्ट किया जाए। अब कनेक्ट होते ही इसने क्या दिखा दिया कि यहां पर एक इंस्टीट्यूट नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल्स हैं। टेबल्स में एक टेबल है फैकल्टी। फैकल्टी के अंदर 2 कॉलम्स हैं, आईडी और नेम। इतना सब कुछ इसने डिटेक्ट कर लिया। ये IDE है, ये किससे कनेक्टेड है? इस डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर लिया हमने, इस वेब सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर लिया, और एक ही विंडो में सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये कनेक्ट किया कैसे? राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए। प्रॉपर्टीज में हम जाकर जब देखेंगे तो मिलेगा डिस्प्ले नेम, जो यहां पर दिखाई दे रहा है सेज। URL, हर डेटाबेस की एक URL होती है जिसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। जिस URL के थ्रू वो डेटाबेस एक्सेसिबल होता है, तो वो URL, वो एंड पॉइंट ये रहा। अगर आप देखेंगे कि JDBC:MySQL, ये जो JDBC:MySQL है, ये JDBC प्रोटोकॉल है, MySQL सब प्रोटोकॉल है, और उसके बाद आपके डेटाबेस की पूरी URL आ गई। MID डॉट कुछ कुछ लिखा हुआ है, अगर आप यहां जाकर देखेंगे तो ये जो MID डॉट कुछ कुछ है, वही सेम URL वहां दी गई है। हर डेटाबेस की एक URL होती है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो एक URL मिलती है। वो URL हम यहाँ इसकी
सेट कर देते हैं। ड्राइवर कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? MySQL ड्राइवर यूज कर रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले इस सेज को डिस्कनेक्ट किया जाए। प्रॉपर्टीज में जाकर इसे कॉपी किया, और डिलीट कर दिया। मैं इसको फिर से आपके सामने एक बार फिर से बनाकर बताता हूं कि ये बनता कैसे है नेटबीन्स में। तो किसी भी डेटाबेस के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं नेटबीन्स में, वो बताता हूं। न्यू कनेक्शन पर गए, MariaDB हमको अभी फिलहाल यूज करना नहीं है, MySQL 5 पॉइंट समथिंग यूज करना चाहते हैं। तो ये सेट है ऑलरेडी कि इसकी ड्राइवर फाइल कहां पर है। नेक्स्ट, होस्ट, वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी, जो URL थी, वो यहां पेस्ट कर दी। वो पेस्ट करते ही उसने क्या क्या ले लिया? पूरी URL ले ली। किस पोर्ट नंबर पर, वहां किस पोर्ट नंबर पर चलाया हुआ है मैंने? 3306 पोर्ट नंबर पर इसको रन किया हुआ है, तो पोर्ट नंबर वही दिया है जो कि डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है MySQL का। ये जितने भी DBMS वगैरह है, ये सब सर्वर्स ही तो है, ये RDB सर्वर्स हैं। जैसे वेब सर्वर्स होते हैं, फाइल सर्वर्स होते हैं, ऐसे ही ये डेटाबेस सर्वर है। तो डेटाबेस का नाम जो हमने दिया था वो इंस्टीट्यूट दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले है प्रोटोकॉल, उसके बाद है सब प्रोटोकॉल, उसके बाद उस डेटाबेस की पूरी URL, उसके बाद पोर्ट नंबर के बाद इंस्टीट्यूट जो है डेटाबेस, और कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। जीरो डेट टाइम बिहेवियर इज इक्वल्स टू कन्वर्ट टू नल, जो अभी फिलहाल आपके काम नहीं आएगा, लेकिन ये जब डेट टाइम कन्वर्जन पर आते हैं तब ये चीज जरूरी होती है। यूजर नेम क्या है? एक बार टेस्ट कर लिया जाए, कहीं मैंने पासवर्ड, यूजर नेम या ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये रही कनेक्शन स्ट्रिंग, ये पूरी जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। कनेक्शन सक्सीडेड मतलब सारी वैल्यूज सही है। अब नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, और उसने कहा किस नाम से यहां पर दिखाई देना चाहिए ये कनेक्शन, तो हमने कहा कि सेज नाम से दिखाई दे जाए। ये आ गया सेज नाम से। तो अगर आप लोकल होस्ट पर ये काम करेंगे तो आप अपने लोकल होस्ट की यहां पर URL देंगे, jdbc://local host 33 लोकल होस्ट, यहां मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसके बाद कोलन और फिर 3306, ये आया। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी URL किससे रिप्लेस कर देंगे आप? लोकल होस्ट से। और 3306 एज इट इज रहेगा, और आपके डेटाबेस का नाम जो भी आपने दिया हो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये जो URL है डेटाबेस की, ये पूरी चेंज होकर के इसकी जगह लोकल होस्ट लिखा आ जाएगा। दैट्स इट। इस सेज डेटाबेस कनेक्शन के साथ मैं कनेक्ट करूंगा अपनी वेब एप्लीकेशन को, और वो जो कनेक्शन है वो किससे कनेक्टेड है? किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने उसको? यहां जो हमने Amazon AWS पर बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूट नाम का स्कीमा या डेटाबेस, उसके साथ कनेक्टेड है सेज। अब यहां जो भी करूंगा वो यहां रिफ्लेक्ट होगा।
और यहां जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो मैं चाहता हूं मेरी वेब एप्लीकेशन तक पहुंचे। तो इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं जो स्टेप ले रहा हूं वो है एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेस। एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेस पर क्लिक करते ही उसने कहा कौन सा डेटाबेस, किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो अपनी वेब एप्लीकेशन को। तो हमने कहा इसके साथ। इसके साथ कनेक्ट करते ही उसने बता दिया कि इसमें तो एक ही टेबल है अभी फिलहाल जिसका नाम है फैकल्टी। तो इसको ऐड कर लिया, नेक्स्ट किया। उसने कहा कि डेटाबेस टेबल जो बनने वाली है, सॉरी डेटाबेस टेबल जो बनी हुई है उसकी बेस पर अब मैं यहाँ जावा क्लासेस क्रिएट कर दूंगा ऑटोमेटिकली, और जो क्लास क्रिएट होगी उसका नाम रहेगा फैकल्टी। जो डेटाबेस टेबल है उसका नाम क्या है, स्मॉल में फैकल्टी, और मैं जो क्लास क्रिएट करने वाला हूं वो है एफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि जो रिकमेंडेड है वो ये है कि क्लास का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, ऐसा रिकमेंड किया गया है। उस रिकमेंडेशन को ये ऑलरेडी फॉलो करता है। प्रोजेक्ट कौन सा है, सेज। लोकेशन जो क्लास क्रिएट होगी वो कहां होगी, सोर्स पैकेज। इसके अंदर ये रहा सोर्स पैकेज। सोर्स पैकेज इसके अंदर जावा फाइल्स क्रिएट होती हैं। अब यहां मैं चाहता हूं एक पैकेज क्रिएट करूं, उसके अंदर जाकर ये स्टोर हो। तो हमने कहा सेज डॉट, या जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। आप सेज भी दे सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट भी दे सकते हैं। तो सेज दोनों भी दे सकते हैं। सेज डॉट इंस्टीट्यूट ये पैकेज दे दिया मैंने, इसके अंदर जाकर के क्रिएट करो ऐसा बोला। तो सेज डॉट इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर एक क्लास क्रिएट होगी। उस क्लास में क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। अब ये मैपिंग शुरू हो गई। आप देखेंगे तो एक नया पैकेज क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। लिखा आया सेज डॉट इंस्टीट्यूट। एक्सप्लोर किया तो यहाँ आपको मिली एक एंटिटी फैकल्टी नाम की। अब जो यहाँ टेबल्स हैं, जो टेबल है फैकल्टी, एक टेबल थी जिसके अंदर 2 कॉलम्स थे, आईडी और नेम। ये जो फैकल्टी टेबल है वो यहाँ वेब एप्लीकेशन में, हमारी जावा वेब एप्लीकेशन में एंटिटी के फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगी। तो फैकल्टी को हमने कहा कि इंपोर्ट कर लो, एंटिटी बना दो, तो उसने फैकल्टी डॉट जावा बनाई है। अब इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या है। पहले तो इसको हटा दिया जाए। ये सब अभी नहीं देखना है, हम तो इसको जानते हैं। पब्लिक क्लास बनाई है, नाम दिया है फैकल्टी, और इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल कर दिया है। अगर आप यहां पर इस क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो डेटा मेंबर्स और दूसरे मेंबर फंक्शंस। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है डेटा मेंबर्स। आप कहेंगे ये किस तरह के डेटा मेंबर्स है। तो एक्चुअली पहला है ये, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। अगर आप नाम टैली करेंगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा एंटिटी है, ये बिल्कुल ठीक है। एनोटेशंस बोलते हैं, ये एनोटेशंस ऑटोमेटिकली लग गए। हर एनोटेशन का कुछ अपना एक मीनिंग होता है। ये एंटिटी ये बता रही है कि ये एक एंटिटी है, और ये एंटिटी किस टेबल की बेस पर बनी है, फैकल्टी टेबल की बेस पर बनी है। अगर आप देखेंगे तो फैकल्टी नाम है यहाँ डेटाबेस में, तो जो टेबल का नाम होगा वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एक्सएमएल रूट एलिमेंट हमेशा रखते हैं हम, होना जरूरी है एक एंटिटी के लिए। नेम्ड क्वेरीज, नेम्ड क्वेरीज में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेरी, सॉरी नेम्ड क्वेरीज में 3 क्वेरीज दिखाई दे रही हैं, पहली, दूसरी
एंड द थर्ड वन। पहली क्वेरी का नाम दे दिया है क्या, फैकल्टी, ये जो फैकल्टी है डॉट फाइंड ऑल। फैकल्टी मतलब ये एंटिटी, फाइंड ऑल मतलब सारी फैकल्टीज की लिस्ट चाहिए, सारे के सारे। तो इसकी क्वेरी क्या है, सेलेक्ट एफ फ्रॉम फैकल्टी एफ। ये जो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इंस्टीट्यूट डॉट फैकल्टी, अब इंस्टीट्यूट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके साथ ऑलरेडी कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा चुके हैं हम इंस्टीट्यूट के साथ। अब और किसी डेटाबेस को वो देखने वाला नहीं है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी, ये है यहां सेलेक्ट एफ फ्रॉम फैकल्टी एफ। नेक्स्ट क्वेरी, एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं JPQL, जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको यहां पर SQL में, और अगर आप इसको रन करेंगे तो ये यहां डायरेक्टली रन नहीं हो रही है। लेकिन इस क्वेरी को JPA जानता है कैसे इसमें कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्रामर को जो भी दिखेगा वो उसका व्यू कैसा होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अगर हमने यहां पर लिखा है फैकल्टी एफ, इसका मतलब ये हो गया कि फैकल्टी को नाम दे दिया है एफ, और सेलेक्ट एफ फ्रॉम मतलब फैकल्टी में से सारी चीजें सेलेक्ट कर लो। ऐसे ही सेकंड क्वेरी क्या है, फैकल्टी डॉट फाइंड बाय आईडी। इसका मतलब अगर आईडी दिया गया है, मुझे सारी फैकल्टी चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए जिसका आईडी इज इक्वल्स टू 3 है। तो अब ये क्या देगा, सिर्फ वो जिसका आईडी 3 है, रेणु श्रीवास्तव। तो ये क्वेरी यहां पर लिखकर दी गई है, सेलेक्ट एफ फ्रॉम फैकल्टी एफ वेयर एफ डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। ये आईडी जो दिख रहा है इसके पहले सेमीकोलन लगा हुआ है, कोलन लगा हुआ है, सॉरी। कोलन का मतलब होता है ये एक वेरिएबल है जिसमें कोई भी वैल्यू आकर के स्टोर होगी। ये रैंडमली जैसा हम कोड करेंगे आगे वैसा होगा। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इन पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं मैच करवा रहा हूं चीजों को। फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम, तो अगर यहां पर नाम दिया गया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी वेयर नेम इज इक्वल्स टू रेणु श्रीवास्तव। ठीक, अगर आप यहां पर ऐसा करना चाहते हैं तो वो भी क्वेरी उसने ऑटोमेटिकली लिख कर दी है, रेणु श्रीवास्तव। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ स्पेलिंग में, हाँ आई आ गया है, रेणु श्रीवास्तव अब ले आया। ये इस तरह की कुछ क्वेरीज ये ऑटोमेटिकली लिखकर देता है, जिनको हम बस नाम से, नाम क्या है इनके, ये है, इन नाम से क्वेरीज को सीधा सीधा इन्वोक करवा पाएंगे और रिजल्ट ले पाएंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर हम अब और देखेंगे तो पहला हमको दिख रहा है कि ये सारी चीजें हैं। पहला कॉलम नेम इज इक्वल्स टू क्या है, आईडी। आप अगर यहां देखेंगे तो कॉलम का नाम क्या है, आईडी, ये बन गया है। दूसरे का नाम क्या है, नेम। तो नेक्स्ट पे आप जब जाएंगे तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब हम अगर ये देखें कि इनके टाइप्स क्या थे, तो हम देखेंगे कि आईडी का जो टाइप था वो था इंटीजर, और नेम का जो टाइप था वो varchar मतलब कि स्ट्रिंग था। तो इसने वैसे ही आईडी को कैसा लिया है, इंटीजर, और नेम को कैसा लिया है, स्ट्रिंग। ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है, ये देखिए प्राइमरी की है ये, और ऑटो इंक्रीमेंट है, और नल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शनल फॉल्स है, मतलब नॉट नल फॉल्स है, ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये हर रो के साथ एसोसिएटेड रहेगा ही, ये कभी भी नल नहीं रहने वाली है, खाली नहीं रहने वाली है। जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी,
इसका मतलब ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट है और ये प्राइमरी की भी है। ये सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ में है एसोसिएटेड? इस इंटीजर आईडी के साथ। ऑप्शनल इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये देखिए नॉट नल पर, नेम में भी नॉट नल पर टिक है, तो ये नल नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, इसलिए बेसिक ऑप्शनल इज इक्वल्स टू फॉल्स किया हुआ है यहां पर। और कॉलम का नाम क्या है? नेम। तो यहां पर स्ट्रिंग नेम दे दिया। एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है खाली है जो, फिर एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जो कि इंटीजर आईडी ले रहा है, फिर एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जो इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम दोनों ले रहा है। फिर आप देखेंगे तो गेटर्स और सेटर्स है सारे, और कुछ नहीं है। गेटर्स और सेटर्स आप समझते हैं या नहीं, मैं एक बार बता देता हूं। जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं, इन सब की वैल्यू सेट करने के लिए और जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको गेट करने के लिए मेथड्स होते हैं, उनको सेटर्स और गेटर्स मेथड कहा जाता है। गेट नेम, सेट नेम, सेट आईडी, गेट आईडी। ओके, तो आप अगर देखेंगे तो गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, और नीचे के जो दो हैं इनकी आपको समझने की जरूरत नहीं है। टू स्ट्रिंग भी हमारा खुद का इंप्लीमेंटेशन है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इनकी हमें जरूरत नहीं है समझने की। वैसे तो वो नाम खुद बता रहे हैं कि वो क्या है, लेकिन हमें उनकी समझने की जरूरत नहीं है। अब गेट आईडी क्या दे रहा है इसको समझते हैं। ये दे रहा है एक इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर क्या है? जो भी इस फैकल्टी का आईडी होगा वो मिल जाएगा अगर मैं इस क्लास के गेट आईडी मेथड को कॉल कर दूंगा। ओके, सेट करना चाहता हूं एक आईडी, जो फैकल्टी है उसके आईडी को सेट करना चाहता हूं, तो एक मेथड बनाकर दे दिया है कि सेट आईडी। एक आईडी आप पास करो तो उस फैकल्टी का आईडी इतना सेट हो जाएगा। ठीक वैसे ही गेट करेंगे तो रिटर्न क्या कर रहा है? नेम। नेम का टाइप क्या था? स्ट्रिंग। सेट करना चाहते हैं नेम, तो एक स्ट्रिंग टाइप का नेम देंगे जो ये सेट कर देगा नेम की वैल्यू पर। ये दिस डॉट नेम किसको रेफर कर रहा है? ये रहा, इसको। तो इस तरह से ये क्लासेस बना डालता है। ऐसी जितनी टेबल्स आप बनाते जाएं, यहां एंटिटी के फॉर्म में ये ऑटोमेटिकली उनको बनाता जाएगा। क्या इतना आप समझ सके? इसमें इतना समझने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एलैबोरेट करना चाहता था आपको कि इस क्लास में है क्या। तो इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यहां पर जो जो कॉलम्स थे टेबल में वो सारे डेटा मेंबर्स बनकर आ गए, और हर एक डेटा मेंबर के लिए गेट और सेट मेथड डिफाइन हो गया। मेजर ये काम है एंटिटी का। क्लियर? जब एक एंटिटी बन जाती है उसके बाद एक एंटिटी से हम वेब सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। रेस्टफुल वेब सर्विसेज फ्रॉम एंटिटी क्लासेस। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? न्यू रेस्टफुल वेब सर्विस। किससे? एंटिटी क्लास से। एंटिटी क्लास कहाँ है? ये रही फैकल्टी, फैकल्टी डॉट जावा जो बनी है फैकल्टी टेबल से। ये एक एंटिटी क्लास है। इस एंटिटी क्लास से फैकल्टी से इंटरेक्ट करने के लिए मैं एक रेस्ट वेब सर्विस क्रिएट कर सकता हूं। उसने जो अवेलेबल एंटिटी क्लासेस हैं वो ढूंढ ली, उसे मिली एक, कौन सी? sage.institute.faculty क्लास। हमने किया ऐड, नेक्स्ट पर गए। किस पैकेज में? तो हमने कहा sage
institute.service, ये एक दूसरा पैकेज हो जाएगा। इसके अंदर हम सारी वेब सर्विसेज रख लेंगे। फिनिश। फिनिश कर दिया। अब कुछ क्लासेस यहां बनी है। ये एब्स्ट्रैक्ट फेसिड और एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, इन दोनों के साथ हमें छेड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे काम की ये क्लास है। हम जितनी भी वेब सर्विसेज बनाते जाएंगे इन दोनों में, बल्कि देखा जाए तो इसमें स्पेसिफिकली ऑटोमेटिकली चेंजेस होते चलेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें सिर्फ अपनी जो एंटिटी क्लासेस हैं उनके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। इसे ओपन किया। जब ओपन किया तो हमें दिखाई दिया एक एनोटेशन लगा हुआ है javax.ejb.stateless। स्टेटलेस ही होती है रेस्टफुल वेब सर्विसेज हमेशा। ये कभी भी स्टेट्स को मेंटेन नहीं करती। जैसे ट्यूरिंग मशीन में आपने पढ़ा होगा कि पिछली स्टेट्स ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें कहीं पिछली स्टेट्स को याद रखकर अगली स्टेप पर काम किया जाता है। वो पिछली स्टेप्स को याद कभी नहीं रखते, उसे हम कहते हैं स्टेटलेस। और वेब सर्विसेज हमेशा स्टेटलेस होती हैं। पाथ, यूआरएल में क्या टाइप करेगा तब ये फैकल्टी तक पहुंच पाएगा, इस वेब सर्विस तक पहुंच पाएगा। ये जो है इसकी मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब अगर हम यहां देखेंगे तो कई सारी मेथड्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हमने सिर्फ लास्ट जो गेट एंटिटी मैनेजर है, इसमें कुछ कोड को रिप्लेस करता हूं मैं। बिना ज्यादा टाइम लिए कॉपी पेस्ट करता हूं। लेकिन यहां से मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये काम हम हमेशा कर लेते हैं। ये 2 लाइन कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं ताकि एरर्स नहीं रहते इसमें। सेज पीयू है नाम, तो लास्ट में हमने सेज पीयू कर दिया। सेज पीयू। अब देखिए ये जो सेज पीयू दिख रहा है, ये आपको दिखाई देगा persistence.xml में। ये देखिए नाम आपको दिखाई देगा सेज पीयू। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस से रिलेटेड है, उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, कनेक्शन यूआरएल चाहिए होगी, ये सारी चीजें इस एक्सएमएल फाइल के अंदर लिखी होती हैं। आप सोर्स देखेंगे तो यहां पर दिख जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो सेज पीयू है, ये है आपकी परसिस्टेंस यूनिट का नाम। वही नाम आपको यहां पर देना है। यहां पर मतलब कहां? एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, जो कि आप देखेंगे तो javax.persistence क्लास के अंदर दिखाई दे रहा है। ये एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का काम क्या है? क्रिएट मैनेजर फैक्ट्री, ये जो परसिस्टेंस यूनिट है उसको इन्वोक करने का काम करता है, उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। लेकिन चाहिए क्या होता है इसको? उस परसिस्टेंस यूनिट का नाम, जिसके अंदर आपके डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए सारी वैल्यूज दी हुई है। EM क्या है? EM इज एंटिटी मैनेजर। एंटिटी मैनेजर जो कि ऊपर डिक्लेयर्ड है, ये देखिए ये लिखा ही रहता है हमेशा, प्राइवेट एंटिटी मैनेजर EM। ये EM मिलेगा कहां से? ये जो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री हमने क्रिएट की है, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि एंटिटी मैनेजर को क्रिएट कर सके। तो EMF मतलब एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के क्रिएट एंटिटी मैनेजर मेथड को कॉल किया, उसने बदले में क्या दे दिया?
एंटिटी मैनेजर, और ये इसने रिटर्न करवा दिया। बस अब हमारा काम हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं। जब एरर्स हैं तो प्रोग्राम रन कैसे होगा? javax.ejb को ये पहचानता नहीं है। इसलिए नहीं पहचानता है क्योंकि कोई लाइब्रेरी है जो कि मिसिंग है। वो लाइब्रेरी कौन सी है? ejb लाइब्रेरी। तो उसे हम ऐड करेंगे। लाइब्रेरीज को ऐड करना बहुत आसान है। ऐड जार और फोल्डर। तो javax.ejb कहीं दिखाई देगा आपको तो बताइएगा। ये रहा javax.ejb.jar। लेकिन इसके अलावा एक और जार फाइल की हमें जरूरत पड़ने वाली है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों किया ऐसा। इसको भी लिया क्योंकि जब मैं अकेला ejb जार फाइल इसको दूंगा तो ये बड़े प्यार से लेकर आगे बढ़ जाएगा और आगे जाकर एक जगह फिर परेशान करेगा। तब हमें इसको भी इंपोर्ट करना होगा, इसलिए एक साथ दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका नाम आप देखें org.eclipse.persistence.moxie। वर्जन कौन सा है? 2.5.2। जार ओपन कर लिया। ओपन करने से ये ऐड हो गई हमारी लाइब्रेरीज में। अभी इस लाइब्रेरीज को मैं ओपन करके नहीं बता रहा हूं आपको, इसे ओपन करके हमें देखना है। लेकिन उसके भी पहले हम तो ये देखना चाहते हैं कि कोई वेब सर्विस चलती तो दिखे। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने को आया है और एक सिंगल वेब सर्विस अभी तक चलाकर नहीं देख पाया। तो मैं तो ये चाहता हूं कि क्या कहीं कोई वेब सर्विस है जो चल रही है? चलाकर देखते हैं। ब्राउजर ओपन किया, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट ओके ब्राउजर रन किया। नाम क्या दिया है हमने? सेज। सेज में ये जो फैकल्टी है, पाथ हमने क्या दिया हुआ है? फैकल्टी से रिलेटेड वेब सर्विसेज को इन्वोक करने के लिए पाथ क्या रहेगा? फैकल्टी। तो यहां हमने आगे लिखा वेब रिसोर्सेज स्लैश के आगे फैकल्टी स्लैश। फैकल्टी के अंदर मैं चाहता हूं, अभी कुछ नहीं करता, बस इतना ही चलाकर देखना चाहता हूं मैं। तो एंटर किया, क्या हुआ? नो persistence provider for entity manager named sage pu। तो कुछ भूल गए। भूले जो है, आपने देखा होगा कि जब आप JDBC के प्रोग्राम्स लिखते हैं, किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना होता है, तो यू नीड अ jar MySQL connector। वी नीड द सेम। तो MySQL 5.1.9 को हमने कनेक्टर को ले लिया। रिफ्रेश करके देखा, लेकिन इसको अभी भी एंटिटी मैनेजर में सेज पीयू नहीं मिला इसे। लेकिन सेज पीयू तो सेम है, ये तो हमने सही लिखी हुई है। राइट क्लिक, क्लीन एंड बिल्ड, और रन। वेब रिसोर्सेज
फैकल्टी। अब देखिए ये वेब सर्विस रन हो गई, चलना शुरू हो गई। इस वेब सर्विस को हिट कैसे किया हमने? लोकल होस्ट, अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है HTTP लोकल होस्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहां पर कॉपी किया है जो, उसे पेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए HTTP आया। तो HTTP ब्राउजर में हमने उसको इन्वोक किया। ब्राउजर में क्या लिखा? URL में HTTP लोकल होस्ट, क्योंकि वो मेरे अपने सर्वर पर चल रहा है। अगर मैंने abc.com पर ये वेब एप्लीकेशन, ये वेब सर्विसेज बनाकर डाली होती तो यहाँ पर क्या होता? HTTP abc.com, और वहां हम ये पोर्ट नंबर वगैरह नहीं देते हैं और ना ही इसकी जरूरत पड़ती है। वहां हम सीधा लिखते abc.com वेब रिसोर्सेज फैकल्टी, तो हमें सेम आउटपुट मिल जाता। लोकल होस्ट क्या है? क्योंकि ये मेरे लोकल होस्ट पर टॉमकैट सर्वर रन हो रहा है, इसलिए लोकल होस्ट दिया। और लोकल होस्ट के अलावा कोलन के बाद हमने लिखा है 9090, जो कि पोर्ट नंबर है। इस पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है अपाचे टॉमकैट मेरा, और वहां कई सारी वेब एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उस अपाचे टॉमकैट के अंदर। उसमें से कौन सी एप्लीकेशन को मैं पॉइंट कर रहा हूं, उसका नाम आता है यहां पर सेज वेब रिसोर्सेज। हम हमेशा देते हैं, क्योंकि अगर हम जाकर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये नाम देता है, जहां पर सारी वेब सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, वो ये देता है वेब रिसोर्सेज। इसको आप चाहें तो यहां चेंज कर देंगे, वहां भी बदल जाएगा ये नाम। तो वेब रिसोर्सेज के अंदर जाकर के हम देंगे सीधा उस क्लास का नाम, जो वेब सर्विस का नाम दिया है हमने। इस वेब सर्विस का नाम क्या दिया है? इस वेब सर्विस का नाम हमने दिया है फैकल्टी। बल्कि फैकल्टी से रिलेटेड जितनी भी वेब सर्विसेज होंगी वो फैकल्टी नाम के अंडर में ही एक्सेसिबल होंगी। तो हमने पाथ दिया फैकल्टी, और फैकल्टी के अंदर अलग अलग कई सारी वेब सर्विसेज दी हुई हैं उसने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक फैकल्टी चाहिए, सिर्फ एक, जिसका मैं आईडी पास करूं मुझे वही फैकल्टी मिले बस, तो हमने फैकल्टी के आगे स्लैश लिख दिया 1, तो हमें सिर्फ एक फैकल्टी मिली है। देखिए फैकल्टी जिसका आईडी क्या है 1, जिसका नाम क्या है अर्पित तिवारी। अगर मुझे सिर्फ वो फैकल्टी चाहिए जिसका आईडी है 2, तो हमें मिली है सिर्फ एक फैकल्टी जिसका आईडी 2 है और नाम क्या है? सुमेश जैन। सिमिलरली, इफ आई वांट टू इन्वोक द वेब सर्विस फॉर द फैकल्टी हैविंग आईडी 3, देन just pass 3 here and you are going to get Renu Srivastav alone. Rest of the 2 faculties have been discarded. It fetched only that faculty which possess the ID 3. तो आप सारी फैकल्टीज को फैच करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं दिया, आईडी से फैच करना चाह रहे हैं तो आईडी दिया। इतना काम आपका ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया है, आपने कोई कोड नहीं लिखा उसके लिए, लेकिन ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है और चीजें फैच भी करके लाकर दे रहा है। अगर आपने यहाँ पर डेटाबेस में जाके ऐड की एक और फैकल्टी, फैच ऑल, तो हमने कहा मयंक नामदेव, अप्लाई किया, ऐड किया, फिनिश। 4 आईडी किसका है? मयंक नामदेव का। तो अगर आप वेब सर्विस से मांगेंगे कि मुझे वो यूजर की डिटेल ला कर दो जिसका आईडी है 4, तो आप यहां स्लैश में 4 पास कर रहे हैं और आपको मयंक नामदेव मिल गए। इसका मतलब ये किससे फैच होकर आ रहा है?
हमारे MySQL डेटाबेस से विदाउट राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कोड। क्या इतना समझ सके? Can we ask some question also, Bijanji? Sure. Yeah, the time we are invoking through backslash के बाद में ID mention कर रहा हूँ, वो Yes, देखते sir. हैं true ID लिखा है, उसकी डिटेल दिखा रहा है, कोड या मयंक का डिटेल दिखा रहा है. How जी. exactly it is internally mapped? I mean, उसके लिए तो हमने कुछ लिखा नहीं है कोड कि 4 लिखा तो चौथे नंबर का जो आईडी उसकी डिटेल दे रहा है. सर उसके लिए ये कोड कैसे लिखा internally हुआ है check जो करा? मैंने अभी तक बताया नहीं है एक्चुअली। उसके अच्छा, लिए कोड लिखा हुआ done, है, done, लेकिन done, मैं उस done. डिटेल में आज नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है. अभी मैं सिर्फ चीजों Absolutely. को रन होते हुए दिखाना चाहता हूँ। ठीक है. जी। ठीक है, go ahead. अब अगर आप देखेंगे तो हमने बात की थी कि XML में कुछ स्पेसिफिक टैग्स रहते हैं। ये है वो टैग्स। ये जो हमें रेस्पॉन्स मिला है ये XML फॉर्मेट में है। ये फैकल्टी टैग हो गया। फैकल्टी टैग के अंदर आईडी और नेम XML में मिल रहा है। हमें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो XML में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ XML लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि XML में नहीं बल्कि जेसन में मिले। कुछ चेंज किया। ये चेंज मैंने आपको अभी तक समझाया नहीं है, ये कल मैं ये सारे चेंजेस आपको समझा दूंगा। फिर से हिट की और अब हमको वो रेस्पॉन्स XML की जगह जेसन फॉर्मेट में मिलने लगा। तो दिखाई क्या दिया? आईडी एंड नेम। ये है जेसन फॉर्मेट, और जो पहले दिख रहा था टैग्स के फॉर्म में वो था XML फॉर्मेट। तो जैसा हमने पहले देखा था कि की वैल्यू कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो? बहुत से डाउट्स होंगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी मैंने आपको उतना डिटेल में जाकर के चीजें दिखाई नहीं है। आज हमारा मोटिव क्या था कि लेट्स गेट हैंडी विथ ऑल दीज स्टफ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग एंड MySQL एंड पोस्टमैन। उसके बाद एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू execute or run at least a single web service without getting into much detail। बहुत डिटेल में जाए बिना हम सिर्फ इतना चाहते थे कि एक वेब सर्विस रन करके तो देख सकें हम। तो वो हमने देखा। अब ये जो वेब सर्विस बनी है इसके अंदर क्या कोड आया है, ये सारी चीजें हम आज बात नहीं करेंगे वरना ज्यादा हो जाएगा। एंड वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। काफी समय है, हम बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे ये सारी चीजें। faculty.java, ये जो एंटिटी बनी थी ऑटोमेटिकली, ये कैसे बनी थी? क्या ये आपको समझ आ चुका है या मैं वो स्टेप्स फिर से आपको एक बार करके दिखाऊं? ये फैकल्टी कहां से आया? ये फैकल्टी डेटाबेस में हमने बनाया था टेबल। ये मैप कैसे हो गया? क्योंकि सर्विसेज में जाकर हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया हुआ है सेज नाम से। इस सेज में हमने क्या किया था? ये रही डेटाबेस की यूआरएल जिसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है कि JDBC प्रोटोकॉल, MySQL सब प्रोटोकॉल और उस डेटाबेस की पूरी यूआरएल। ओके, ड्राइवर क्लास कौन सी है, ड्राइवर कौन सा है, ये सारी चीजें वहां हमने मेंशन करके एक ड्राइवर के साथ में रजिस्टर करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया था। और उस कनेक्शन को हमने यहाँ persistence.xml में यूज किया है। ये रहा JDBC कनेक्शन।
ओके, ऐसे ये कहानी यहाँ पर जैसी फिट होनी चाहिए उस तरह से फिट हो चुकी है। तो इसको, हमारी ये जो जावा एप्लीकेशन है, इस जावा एप्लीकेशन को इस डेटाबेस तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है, लेकिन ये अपने आप वो सारी फैकल्टी फैच कैसे करके ला रहा है, वो क्वेरी अपने आप कैसे चल रही है, उसका कोड, ये जो वेब सर्विस बनी है इसमें ऑटोमेटिकली लिखा चुका है। इस कोड को हम कल नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं नहीं चाहता, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 क्लासेस है फैकल्टी से रिलेटेड। पैकेज कौन से हैं? sage.institute.entity और sage.institute.service। यहाँ पर फैकल्टी टेबल एज एन एंटिटी आ चुकी है, और हर एक एंटिटी की हम वेब सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फैकल्टी एंटिटी की वेब सर्विस क्रिएट की, फैकल्टी फेसेड रेस्ट नाम से बनी। इस फैकल्टी फेसेड रेस्ट में कई सारे मेथड्स बनाकर दिए हुए हैं, जिनमें से एक मेथड कॉल हो रहा है फाइंड पर, और यहां पर जब हम आईडी पास कर रहे हैं तब कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? ये मेथड। और जब कुछ पास नहीं कर रहे हैं तब ये मेथड कॉल हो रहा है। तो ये सब क्या है, कैसे हो रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब कोई भी डाउट पूछ डालिए। ज्यादा हो रहा है क्या? अगर ज्यादा हुआ है तो हम थोड़ा और स्लो जाने की कोशिश करेंगे, और अगर पेस ठीक है तो हम इसी पेस पर चलेंगे फिर। सर थोड़ा स्लो। सॉरी, आई कुडंट गेट यू। क्या कहा आपने? सर थोड़ा स्लो। थोड़ा स्लो, ओके, ठीक है, बिल्कुल समझ गया मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं ना एक साथ। तो यस सर। जब आप बताएंगे कि हाँ इससे थोड़ा स्लो चलिए, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। और आज मैंने कई सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस की हैं, तो मैं कल फिर एक बार रिवाइज करवा दूंगा इनको, क्योंकि पहली बार जब हम मिल रहे हैं तो एक बार में उतनी अच्छी पहचान नहीं हो पाती ना। तो हम 2 बार मिलेंगे इन चीजों से, और एक बार रिवीजन करके ये काम फिर से करके देखेंगे, और फिर सेकंड टाइम आपको लगेगा कि ये तो बहुत जल्दी हो गया ये सब कुछ जब किया तो। मुश्किल से 5 से 6 मिनट, 5 to 6 minutes are quite enough in order to set up your web application which is connected to a specific database. इतना काफी होता है, आपकी वेब सर्विस बनके तैयार हो चुकी होंगी। उसके बाद जो टेलर्ड वेब सर्विसेज आपको बनाना है, हम फिर वो बनाना सीखेंगे। और कोई कुछ चेंजेस चाहते हो तो बिल्कुल बताइए। समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? यस सर। यस सर। ओके, मैं बिल्कुल स्लो डाउन होऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और रिवीजन भी होगा। पहले जो हमने देखा है वो एक बार फिर से देखेंगे शॉर्ट में, और उनमें से जिन चीजों पर आप कहेंगे कि इन पर और फोकस करने की जरूरत है, उसे फिर से और डिटेल में देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए अभी इतना काफी है, और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सर। पार्टिसिपेंट्स, मैंने एक क्विज पास किया आप लोगों को चैट बॉक्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी पास किया है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्विज इज नॉट रिलेटेड विथ योर कंटेंट, क्योंकि हम जो असेसमेंट करेंगे उसमें कुछ एडिशनल पार्ट भी रहेगा। आप कुछ जब क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास आएगा।
जब उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस गलत होंगे उन क्वेश्चंस के गलत होने के बाद आपके पास पूरा सॉल्यूशन आएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की है और इसका आंसर क्या है। तो वो क्विज जरूर एक बार अटेम्प्ट किए, सभी सारे पार्टिसिपेंट्स को वो क्विज अटेम्प्ट करना है। थैंक यू विजन सर। सर आपका जो व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, मैं फैन हूँ आपका। थैंक के यू लिए सर। मैं आपको पहले से जानता हूँ, तो मैं एक चीज रियलाइज कर पा रहा हूँ, बच्चे अभी समझेंगे आपको कल तक, कि जिस तरह से आप समझाते हैं चीजों को, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन बेसिकली ये नीड है हमारी, क्योंकि यदि हम एक वीक के प्रोग्राम को लेकर चलते हैं तो वहां पर टाइम लिमिटेशंस हो जाते हैं। हमारे पास अब आज के दिन के बाद 3 दिन और बचेंगे, और उन 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो जब आप इन चीजों को कल रिवाइज कराएंगे, तो आई थिंक हमारे जितने बच्चे हैं वो ये फील करेंगे कि नहीं, ये चीजें बहुत ईजी हैं। जब आप इनको रिवाइज कराएंगे, अभी एकदम से देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सब चीजें नई नया दिख रहा है सब कुछ। जी 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 बिल्कुल सर। तो सही चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं पूरे टाइम मैंने पूरा सेशन अटेंड किया है, चीजें नोट भी की हैं मैंने भी अटेंड किया है, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। किसी को कोई डाउट हो तो फील फ्री, आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? No, sir. यस। कोई भी डाउट हो बिल्कुल फ्रीली पूछिएगा आप, मैं भी बिल्कुल फ्री हैंड से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं भी, आप भी बिना कुछ सोचे पूछिएगा जो भी आपको डाउट आता है। सोचना नहीं है, सोचने में कई बार हम पूछ ही नहीं पाते, सोचना नहीं है, डाउट आया सीधा पूछना। सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर विजन सर की क्लास में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, यहाँ पर कोई भी चीज फॉर्मल नहीं होती, बहुत स्मूथ चलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। कल मिलते हैं 6 बजे शाम को। Okay, sir. थैंक यू, ओके सर। थैंक्स टू ऑल। ओके सर। ओके Thank you, guys. sir. थैंक यू। Thank you, sir.